असल में जब मैं प्रेजेंटेशन सुन रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी चीजें मैं भी ऐड करता रहूं ताकि जो है ना कोई क्वेश्चंस हो बाद में तो वो एड्रेस भी हो जाएंगे शुरू से ही। तो करियर इन द यूएस में 2016 15 में जो है यूएस में पहली बार गया था। दिस इज द रिसर्च टीम आई वर्क विद, वी वर्कड ऑन हाइपरटेंशन एंड दिस इज ड्यूरिंग माय पंकट फेलोशिप, जब कोविड 19 चल रहा था। और अल्लाह का शुक्र है कि कोविड 19 में जो है हर किस्म के जो है ना इवेंट मैनेजमेंट किए हम लोगों ने और बड़ा सक्सेसफुली इसको नेविगेट किया। तो न्यूज़पेपर में भी जो है ना एक आर्टिकल फीचर हुआ था, तो आई जस्ट वांटेड टू फीचर दैट। यूएसए लोग क्यों जाना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात जो है समझने की ये है कि यूएसए की ट्रेनिंग जो है वो बहुत सारी दूसरे कंट्रीज की ट्रेनिंग से बेहतर है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि प्रीपेड सिस्टम नहीं, जैसे हमारे पाकिस्तान में प्रीपेड सिस्टम होता है नॉर्मली। तो उधर सिस्टम ये है कि सब एवरीथिंग इज पोस्टपेड और इंश्योरेंस उसको कवर करता है। सो एज सून एज अ पेशेंट वॉक्स इन, हम ना पेशेंट की कोई स्टेटस देखते हैं सोशो इकोनॉमिक, ना कुछ देखते हैं, और जो है ना हम हर किस्म की जो है ना ट्रीटमेंट उन पे करते हैं। दूसरी चीज ये है कि उधर सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। उधर एनएचएस जैसे इंग्लैंड वगैरह में है, उधर एनएचएस वगैरह नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे जो इंश्योरर्स होते हैं उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एज फार एज द इंटरवेंशंस दैट गो। श्योर देयर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस इन आउट पेशेंट प्रैक्टिसेस, लेकिन इन पेशेंट प्रैक्टिसेस में यूजुअली आपकी बहुत ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो इट्स अ रियली गुड एक्सपोजर स्पेशली फॉर इन पेशेंट प्रैक्टिस। और इन पेशेंट में जो है ना हम हर किस्म के इंटरवेंशन भी करते हैं, हम हर किस्म का ट्रीटमेंट भी देते हैं, हम हर किस्म की मेडिकेशंस भी यूज करते हैं। दूसरी चीज उधर की जो एफडीए है वो हर दूसरी ड्रग को जो है बहुत जल्दी से अप्रूव कर देती है। जैसे ही फार्मास्यूटिकल्स उनको लॉन्च करते हैं या उस पर क्लिनिकल ट्रायल कर लेते हैं फेज 2 का, तो जो है हर नई से नई ड्रग भी जो है ना हमें ट्राई करने का मौका मिल रहा होता है। तो जैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हम लोगों ने 2 या 3 ड्रग सुनी होंगी पाकिस्तान में, सिल्डेनाफिल, बोसेंटन, और जो दूसरी 2 4 होती हैं। लेकिन उधर बात बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, वो नैनोटेक की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक पढ़ रहा था मैं कि एक लेटेस्ट ड्रग लॉन्च हुई है और वो ऑलरेडी पेशेंट्स को देना भी इन्होंने शुरू कर दिए। तो दोज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको यूएस की ट्रेनिंग में मिलता है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर के दूसरी जगहों पे इतना ज्यादा एक्सपोजर उसका नहीं है। कुछ यूरोपियन ममालिक में जैसे जर्मनी वगैरह में जो है आपको वो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एट पार। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यूएस ट्रेनिंग। और फिर जो है उधर का प्रोफेशनलिज्म, उधर के जो हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, दे वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड टू डिलीवर द केयर। तो उधर सिर्फ आपका एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बल्कि ही इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन विच the nurse are doing their job, the medical students are doing their job, the residents are doing their job, the discharge planners are doing their job। और इसके साथ साथ जो है आपकी एडमिशन ऑफिस होती है वो जॉब कर रही होती है, बिलिंग डिपार्टमेंट अपनी जॉब कर रहा होता है। तो इट्स लाइक अ होल सिस्टम इन विच आपको ऑप्टिमल केयर देनी होती है एंड दे ट्राइंग टू मेक इट एज कॉस्ट इफेक्टिव एज पॉसिबल। तो आपको एक वर्क एथिक मिलता है कि आपको हर किस्म के बंदे के साथ इंटरेक्ट करना है, हर किस्म के बैकग्राउंड के आदमी के साथ इंटरेक्ट करना है। मैं मुसलमान हूं तो मैंने ज्यू के साथ भी इंटरेक्ट करना है, मैंने क्रिश्चियन के साथ भी इंटरेक्ट करना है, मैंने एथियस्ट के साथ भी इंटरेक्ट करना है, मैंने काले के साथ भी करना है, गोरे के साथ भी करना है। उनके कल्चर अलग है, उनके एक्सेंट्स अलग हैं। कोई अरब ममालिक से आता है, बड़े थिक एक्सेंट से बात करता है, मुझे वो सारे एक्सेंट से डील करना है। तो एक प्रोफेशनलिज्म, एक वर्क एथिक, और मैंने हर किसी को अपने लेवल पे डील करना है। अगर एक रेजिडेंट भी है तो उसको मैंने इतनी रिस्पेक्ट देनी है कि मैं उसको झाड़ नहीं पिलाऊंगा, उसको डांटूंगा नहीं, और उसको बहुत रिस्पेक्टफुली से बात करूंगा। 3 4 मरतबा समझाऊंगा, 5वीं मरतबा मैं किसी सुपरवाइजर को इन्वॉल्व कर लूंगा। तो एक वर्क एथिक का भी बहुत बड़ा रोल है वहां पर। इसके बाद जब आप ट्रेन हो जाते हो, तो ट्रेन होने के बाद जब आपकी जो ट्रेनिंग, जो आपको सर्टिफिकेट वगैरह, डिप्लोमेट, अमेरिकन बोर्ड वगैरह जो आप कर लेते हो, तो अक्रॉस द ग्लोब आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज चले जाएं, आप इंग्लैंड वगैरह चले जाएं, आप जर्मनी वगैरह चले जाएं, इवन इफ यू स्टे विद इन द यूएस, अब इवन पाकिस्तान में भी आ जाएं, तो आप हाईली रिस्पेक्टेड आपकी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। आपको बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है, आपको पे ग्रेड थोड़ा सा हायर भी ऑफर हो जाता है, आप अपनी जगह बनवा सकते हैं। तो इट्स वेरी, उसके प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। यूएसए की इकोनॉमी इटसेल्फ बड़ी स्ट्रांग है, अभी लीडिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी कितने कदम आगे है। तो जो है विच मीन्स के फ्लो ऑफ मनी बहुत ज्यादा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी, आपको घर अच्छा मिलेगा, वो सारी चीजें। पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, वीजा ऑन अराइवल बहुत सारी जगहों पर है। आपने देखा होगा टर्की में, दुबई में, सऊदी अरबिया में भी
जिसके पास यूएस वीजा भी लगा हुआ था और एक बार वो यूएस एंटर हुए होते हैं, उनको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। सो जस्ट इमेजिन किसी के पास यूएस पासपोर्ट हो तो उसके लिए ट्रैवल करना अक्रॉस द ग्लोब कितना ईजी है। लाइकवाइज हाई टेक कंपनीज उधर हैं, तो आप यानी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल यूज इट। And being a doctor, you can afford it, so you will buy every new car, you will buy the new cell phones, you will buy the new laptops, all the new technologies, you'll get it। स्मार्ट होम्स वगैरह सारे कॉन्सेप्ट उधर यानी अब हमारे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए, वो 5-6 साल से उधर ऑलरेडी चल रहे हैं। और फिर बिजनेस फ्रेंडली भी है। अगर आपके पास आप डॉक्टर बन गए, आपने 30 साल उधर काम कर लिया, आपके पास एक रेवेन्यू आ जाता है। जब आप रेवेन्यू आ जाता है तो यू कैन जस्ट ओपन अप अ कॉर्पोरेशन, यू कैन ओपन अप एन एलएलसी, आप अपनी बिजनेस कर सकते हैं, अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, आप रेंटल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉस्पेक्ट्स। तो इट्स अ वेरी मनी मल्टीप्लाइंग काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू कैन मल्टीप्लाई मनी, यू कैन बी रियली रिच, यू कैन हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। रोड क्या है? सबसे पहले यूएसएमएलई एग्जाम देना है। यूएसएमएलई एग्जाम जो है उसके 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 और 2 जो है आपने पाकिस्तान में बैठ के दे सकते हैं। फिर पहले स्टेप 2 सीएस होता था, जिस जमाने में मैं गया था। कोविड के बाद से स्टेप 2 सीएस चेंज हो गया। कोई पाथवे एग्जाम है, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, सो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दैट, यू विल हैव टू आस्क समवन। लेकिन अगर यूएसएमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 भी देना है तो वो तैयारी के साथ देना है। तो यू कैन नॉट जस्ट गो वॉक इन सम डे एंड जस्ट डू द एग्जाम। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस तरह की हरकत करते हुए देखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे फेल्ड देयर एग्जाम। और फिर वो स्टोरी कभी आपके सामने आती नहीं, क्योंकि वो चुपके से एग्जाम देते हैं और फिर जो है वो फेल हो जाते हैं, तो उनका मोरल भी डाउन होता है और उनका मनी भी वेस्ट होता है, और तो दे आर नॉट एबल टू डू इट अगेन। तो इसमें आपको 2-3 साल पहले की प्लानिंग करनी होगी, पहले से तैयारी करनी होगी, पहले से किताबें उठानी होंगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे दें बेहतर है, पोस्ट ग्रेजुएट देंगे तो आपका जो टाइम है जिसमें आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसमें आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो टाइम आप लाइब्रेरी में लगा रहे होंगे, वो टाइम आप पढ़ाई पे लगा रहे होंगे। तो इट गेट्स टफर एंड टफर, तो जितना जल्दी दें उतना बेहतर है। यूएस एमडी करने के बाद आपने इलेक्टिव्स करने हैं। अगर यूएस का एक्सपीरियंस होगा तो यूएस वाला तो उधर वाले जो है ना आपको ज्यादा वैल्यू करेंगे। अगर आपके पास यूएस का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको कम वैल्यू करेंगे। यूएस एमएलईज में अच्छे स्कोर्स इज अ मस्ट, यू शुड ऑलवेज हैव गुड स्कोर्स, और अच्छे स्कोर्स के साथ अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। यूएस का सिस्टम वर्क्स ऑन रिकमेंडेशंस। तो अगर आप जैसे फर्ज करें, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक देसी माहौल है कि जो है हम कोई भी जान पहचान वाला बंदा आ जाए मेरे पास, बोले यार सचिर आप जरा अच्छी सी सिफारिश कर दो मेरी, और मैं भी फिर लिख दूंगा कि हाँ ये मेरा दोस्त है, अच्छा बंदा है, ये वो फलाना ढिमकाना, और वो सिफारिश आगे बढ़ जाएगी और बंदा काम पे लग जाएगा। यूएस वर्क्स वेरी डिफरेंटली, दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट, दे आर वेरी कंसिडरेट अबाउट इट। दे नो कि अगर आज मैंने एक प्रोफेशनल रिकमेंडेशन नहीं लिखा, नेक्स्ट टाइम मेरी कोई सुनेगा नहीं। तो दे आर ऑलवेज कंसिडरेट के जो है ना आपने जैसा परफॉर्म किया है आपको वैसी ही रिकमेंडेशन मिलेगी। ऑब्वियसली देयर आर कंपोनेंट्स ऑफ रेसिज्म, ऑब्वियसली देयर आर बायसेस, देयर आर अदर स्टफ, बट यूजुअली द कल्चर इज कि आपको जैसा काम करोगे आपको वैसा रिकमेंडेशन मिलेगा। और जितने अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको रिकमेंडेशन मिलेगा, उतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स आपको इनवाइट करेंगे, जस्ट बिकॉज उनको अपनों में से कोई बंदा चाहिए होता है जो अपना सिस्टम समझ सके। फिर इसके बाद आपका रेजिडेंसी का मैच होता है, यू अप्लाई फॉर दैट, वो भी पूरे साल का प्रोसेस है, आई विल टॉक अबाउट द कॉस्ट। और इसके बाद यू कंप्लीट योर रेजिडेंसी एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग इन योर प्राइमरी स्पेशलिटी और यू परस्यू फॉर द फेलोशिप। उधर जैसे पाकिस्तान में बताया कि आईएमएम पहले करना होता है, इसके बाद आप पल्मोनरी कर लें। उधर आईएमएम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उधर आपने इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी कंप्लीट करनी है, and that's when you are internal medicine doctor, you are a hospitalist or you are a primary care physician, whatever path you want to pursue। और इसके बाद you do the fellowship, so you do complete residency and then you go for the fellowship। and medicine में then you have pulmonary, cardiology, ये सारी specialties हैं, critical care वगैरह। और after pulmonary then you have interventional pulmonology। just one point, पाकिस्तान में आप स्लीप मेडिसिन जो है पल्मोनरी डील करता है, उधर स्लीप मेडिसिन की अलग से फेलोशिप है। यू कैन डू इट राइट आफ्टर रेजिडेंसी, यू डोंट हैव टू हैव पल्मोनरी फेलोशिप फॉर दैट। जो खाली पल्मोनरी मेडिसिन है उसके बहुत कम स्पॉट्स होते हैं, यूजुअली इट्स अ कंबाइंड फेलोशिप पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर, and that's the reason why you would see many people who are pulmonary and critical care and have graduated from the US। टोटल कॉस्ट मैंने ये ब्रेकडाउन दे दिया, आप इसकी तस्वीर ले लें, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स। लेकिन इट कम्स आउट टू बी अ मिनिमम $10,000 मिनिमम, एंड दैट्स लाइक एवरीथिंग इज वेरी आइडियल। उधर जाके जो है ना आपने इंतहाई फकीरों वाली जिंदगी रह ली, और जाके आपने उधर कुछ 4 महीने में या 3 महीने में जो है ना आपने सारे इलेक्टिव्स भी कर लिए, आपने अपने एग्जाम भी दे दिए, और आपने मैच के लिए भी अप्लाई कर लिया और मैच का इंटरव्यू भी दे दिया। उस ऑप्टिमम उसमें आपके 15-10 हजार डॉलर खर्च होंगे। अगर आप लंबा स्टे करेंगे, आप फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स करेंगे, तो वो ये कॉस्ट बढ़ भी जाएगी। मेरा पर्सनली कुछ मेरा ख्याल है कि 12-13-14 हजार $14,000 का खर्चा आया होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। लेकिन ये अच्छा खासा खर्चा आता है। एक एप्लीकेशन जो रेजिडेंसी एप्लीकेशन कैन इटसेल्फ टेक, मैंने इधर मार्क किया हुआ है कि वो जो है ना
$1,700 to $3,000 जो है ना आपको कॉस्ट कर सकती है। तो वो भी एक चीज है जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए कि आप कितनी बार इस साइकिल से गुजरना चाहेंगे, क्योंकि एवरी टाइम यू विल हैव अ ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड ऑल दैट। थैंक्स टू कोविड आजकल इंटरव्यूज वर्चुअल हो रहे थे, तो एक ट्रैवलिंग कॉस्ट मिनिमम हो गई है। लेकिन देयर हैव बीन टॉक्स के दे वांट टू गो बैक टू द इन पर्सन इंटरव्यूज। सो वी डोंट नो येट कि अभी नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, लेकिन अभी तक वर्चुअल इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मे बी यू कैन सेव अप ऑन दैट। लेकिन यूजुअली इतनी कॉस्ट तो आएगी, उससे ज्यादा ही आएगी, इससे कम बहुत कम चांस है। आपका कोई रिश्तेदार हो यूएस में जहाँ पे आप रहने सहने खाने पीने की कॉस्ट बचा लें, तो आप शायद आप 2-3 हजार मे बी $4,000 बचा सकते हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी how to plan for the US? Again, timeline. Make sure कि आप 2 से 3 साल पहले से जो है ना प्लान करें। आप घर में बता दें कि भाई अब मैं आपको नहीं मिलूंगा। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। I started studying for US MLEs during my fourth year, start of fourth year. थर्ड ईयर की हमने एग्जाम दिए, हमें समर वेकेशंस मिली, फोर्थ ईयर स्टार्ट होना था। उस समर वेकेशंस में आई स्टार्टेड गोइंग टू द लाइब्रेरी। आई वाज गोइंग 7 days a week। मैं 7 दिन लाइब्रेरी जा रहा था, अपने इतवार के दिन को भी यूज कर रहा था। मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था, लाइब्रेरी के दरवाजा मेरे सामने खुलता था, मैं रात को 9 बजे वापस आता था। कभी कभार 5 बजे आ जाता क्योंकि इट वाज अ स्टार्ट, लेकिन रात को 9 बजे आता था। जब मैंने एमबीबीएस चल रहा था, जब वेकेशन ओवर हुई, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड ऑल माय रोटेशंस, अल्हम्दुलिल्लाह आई अटेंडेड ऑल द लेक्चर्स। आई मीन I may be lying, I attended all the lectures, but that's for different, लेकिन I went to the university all along। और उस यूनिवर्सिटी जाने में मैं सुबह 8 बजे निकलता, मैं 3 बजे यूनिवर्सिटी से फारिग होता, सिंध मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त। और उधर से फिर मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी जाता और रात को 10 बजे मैं घर पर आता था। मैं सिर्फ सोने जी के लिए आता था और वापस चला जाता था। यस, आई एम जी माइंडफुल ऑफ प्लीज द टाइम। मैनेज द टाइम जी थैंक यस यस। इसके बाद फिर क्या होता, ये जो ये सारी चीजें जो है ये 3 साल तक चलती रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई the hard work paid off। और ये I'm here in front of you, alhamdulillah, within 10 years जो है ना I'm back and I'm working as a consultant। तो आपको हार्ड वर्क करना है, आपने प्लानिंग करनी है, आपने सारी चीजें करनी है, तो ही थिंग्स होंगी, वरना नहीं होगी। इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट 6 months का टाइम दें। कॉन्टेक्ट्स एंड रेफरेंसेस होना जरूरी है। और अगर एक बार मैच नहीं होता, अगेन एंड अगेन ट्राई करें। अगर नहीं तो ऑल्टरनेट राउट्स भी हैं जो वी कैन डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। visas, B1 B2 visas are the visit visas that you go on to visit and to do electives, just the electives and do the interviews। लेकिन अगर आप इधर रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको J1 वीजा लेना पड़ेगा। नॉर्मली J1 वीजा होता है या H1 वीजा होता है, जो वर्क वीजा होता है। J1 वीजा इज यूजुअली ऑफर्ड। H1 वीजा का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। अब हर प्रोग्राम जो है ना आपको J1 वीजा देगा, बिकॉज इट्स इजियर फॉर देम टू डू। H1 उनके लिए बहुत बड़ा हैसल है। और जो है J1 वीजा में यू वर्क, आपके जो है ना उधर आपको 3 साल या 6 साल काम करना होता है। और उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक लेटर लेते हैं, एक और सबमिट करते हैं यूएस में, सेइंग कि आई एम कमिटिंग कि आई एम ट्रेनिंग फॉर अ रेयर स्पेशलिटी दैट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड आई विल कम बैक एंड सर्व माय कंट्री। ये आप एक अहदनामा देते हैं जब आप J1 वीजा अप्लाई करते हैं। तो ये अहदनामा आपने जहन में रखना है कि आपने एक वादा किया है। देयर आर वेज अराउंड टू ओवरस्टे एंड टू डू स्टफ, लीगल वेज हैं। लेकिन अगेन आपने एक अहदनामा दिया हुआ है जो आपने सबमिट कराया हुआ है, तो उस अहदनामे की पासदारी भी करनी है आपने। H1 वीजा जो है बहुत कम जगह ऑफर होता है, लेकिन ये कि दैट्स द फास्टेस्ट रूट टू ग्रीन कार्ड। आपका ग्रीन कार्ड जल्दी आ जाता है, व्हिच मींस यू विल बिकम अ सिटीजन सूनर। लाइफ ऑफ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, ये पीछे मैंने गूगल मैप से तस्वीर ली है। मेरे एक अंकल का घर था, ये इन्होंने बेच दिया, वो कहीं और चले गए, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। और जो है ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब देखें, इस सामने जितना लैंड है उतना इस घर के पीछे भी लैंड है। ये पता नहीं कितने कमरों का घर था। ये इन्होंने एक अलग से जगह बनाई हुई थी जहाँ पे ये इनकी महफिल वगैरह सजती थी, गेस्ट वगैरह कवाल वगैरह आते थे। मेरे ख्याल से अमजद साबरी जो थे वो भी आते थे यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत लविश लाइफ थी, कुछ सारी जर्मन कार्स घर में खड़ी हुई, ये सब। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, व्हेन आई विजिटेड हिम ही वाज लिविंग बाय हिमसेल्फ। इतने बड़े घर में उनकी बच्चे जो है उनको छोड़ के जा चुके थे अपने करियर के लिए। उनको अपना करियर दूसरे शहर में मिला। और जो है उनकी डिवोर्स भी हो चुकी थी, तो ही वाज जस्ट लिविंग बाय हिमसेल्फ। लेकिन ही हैड दिस बिग प्रॉपर्टी दैट ही वाज लिविंग। नॉर्मली ये होता है कि आप एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट यू मेक 250 to 400K, which turns out to be 15,000 to 24,000 US dollars per month। मेजर सिटीज कम पे करेंगी, एक्सपेंसिव टू लिव है, तो उधर आपकी सेविंग्स कम है। हलाल फूड आपको मेजर सिटीज में मिलेगा, अगर माइनर सबर्ब्स में जाएंगे तो उधर नहीं मिलेगा। वर्क स्केड्यूल, यू वर्क 8 to 4, और लेकिन you get done by 5 to 6 p.m. just because there is a lot of paperwork to be dealt with।
लंच का टाइम नहीं मिलेगा, नमाज का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, मस्जिद नहीं होगी, एक चैपल होगा या अपने ऑफिस में नमाज पढ़नी पड़ेगी। पहले से अगले दिन के पेशेंट एक दिन पहले से रात को पढ़ने पड़ेंगे, तो रोजाना रात को आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा ताकि अगले दिन के पेशेंट्स पढ़ सकें, ताकि आपका वर्क फ्लो चलता रहे और आप क्लिनिक को स्लो डाउन ना करें। पैटर्निटी मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, जो अनपेड नहीं मिलती, अनपेड होती है, तो यू विल हैव टू टेक। इसके बाद जो है स्क्राइब्स, एपीपीज, ये सब असिस्टेंट होते हैं हु विल असिस्ट सीइंग पेशेंट्स विद यू। इट्स अ मेजर कॉन्सेप्ट, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टरवर्ड्स। नॉर्मली प्रोसीजर्स जो है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके ज्यादा देते हैं। तो पल्मोनोलॉजी, लाइक एवरीवन सेड, इंटरनेशनल पल्मोनोलॉजी इज अ वेरी गुड हेल्पफुल थिंग टू काइंड ऑफ इंक्रीज योर रेवेन्यूज। वेकेशंस आपको नॉर्मली 4 वीक्स की मिलती हैं जो पेड होती हैं, रेस्ट इज अनपेड, और यूजुअली 2 वीक्स एट अ टाइम। आपने देखा होगा जब भी यूएस से बंदा आता है वो नॉर्मली 2 वीक्स स्टे करता है, वापस चले जाता है, आपने जनरली देखा होगा। इट्स नेवर प्योरली अ पल्मोनोलॉजी जॉब। आप सिर्फ क्लिनिक और सिर्फ इनपेशेंट नहीं करूंगा, आपको कोई ना कोई एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ये लोग, और आपको उस पर सफाइस करना होगा, मीटिंग्स होगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ये सब। और बाकी नॉर्मली जो मेजर पेशेंट पॉपुलेशन है, लंग कैंसर, आईएलडीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एस्मा एंड सीओपीडी। फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली उधर टीबी नहीं, बहुत मिनिमम है, बेर मिनिमम है, तो यू वोंट सी दैट अलॉट। Last but not the least, why not USA? The reasons why I came back. तो उधर जो जो मेजर मूवमेंट्स हैं, जैसे आजकल एलजीबीटीक्यू की मूवमेंट्स के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं, उधर की स्ट्रॉन्गेस्ट रूट जो है ना यूएसए में है। उनके पास लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दे टॉक अबाउट इट एंड दे वांट टू प्रोपेगेट इट एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आपके बच्चे, आप योरसेल्फ विल बी एक्सपोज टू इट, वो बार बार सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में आता रहेगा। स्कूल शूटिंग्स आर ऑन द राइज। आप अभी थोड़ी देर पहले मैं सीएनएन का देख रहा था कि 83 84 स्कूल शूटिंग्स हुई हैं जस्ट इन 2023। मेनी फैटेलिटीज। मेरे अपने शहर में एक सुपरमार्केट में एक बंदा गन लेके घुस गया था, 6-7 बंदों को शूट कर दिया था ऑन साइट, और कितनों को जख्मी कर दिया था। आई वाज रियली रिलक्टेंट टू गो इन देयर विद माय चाइल्ड एंड ऑल दैट। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, आई एम डन। मॉस्क्स वेरी हार्ड टू फाइंड, अजान वगैरह की आवाज नहीं आएगी। पब्लिक एजुकेशन इज फ्री बट इज वेरी सेक्युलर, तो आपको रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको रिलीजियस वैल्यूज वगैरह वो सब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकेंगे। Families are usually living in different cities. Meetups are usually on the Eid days. Kids tend to leave you when they are 18. It's not out of disloyalty. It's more just because they want to pursue their careers. आपको हलाल फूड, आप सबर्ब्स में रहते हैं तो उधर आपको हलाल फूड वगैरह नहीं मिलेगा, घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, हर चीज। बाकी जो है, अगर आप अपने पेरेंट्स को वहां लेके जाते हैं, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के वहां पे फैमिलीज नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई काम नहीं है वहां पर, दे आर यूजली जस्ट सिटिंग इन होम getting bored and all that, and they would like to come back and वो सारी चीजें। or weather itself is a challenge. I used to live in a place where it was -15 -20 degrees Celsius. The word itself is a challenge, and if you're down in the warmer states, so there are floods, there are raining and all that stuff. That's all I have.